हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का अध्याय 1 जो कि है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। तो आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं और इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को भी हम लोग देखेंगे। इसमें उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो विगत वर्ष बीएचयू बीएड के द्वारा पूछा गया है। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति एक सक्षम, आत्मनिर्भर, अनुशासित, चरित्रवान इत्यादि गुणों से युक्त विद्यार्थी बनने के लिए उसे न केवल पाठ्यक्रम से पूरा किया जाता है, अपितु उसके लिए एक सक्षम एवं प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। शिक्षक का पहला उद्देश्य होता है कि वह छात्रों को ज्ञानवान एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए अपनी शिक्षा के माध्यम से बालकों या छात्रों में नैतिक गुणों का विकास करे। शिक्षक पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समाज के प्रति होती है, क्योंकि बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व शिक्षकों के ऊपर ही होता है। अभिवृत्ति के संबंध में छात्रों के प्रति शिक्षकों के प्रमुख दायित्व। शिक्षक का प्रमुख दायित्व छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही उनको सुसंस्कृत बनाकर समाज के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अतः शिक्षक का ध्यान छात्रों के न केवल भौतिक ज्ञान पक्ष की ओर होना चाहिए। अतः शिक्षक का ध्यान छात्रों के न केवल भौतिक ज्ञान पक्ष की ओर होना चाहिए, बल्कि उसे छात्रों के नैतिक मूल्यों की अभिवृद्धि की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आरंभ में छात्र गीली मिट्टी सादृश्य होता है, गीली मिट्टी के सादृश्य अर्थात समान होता है। शिक्षक ही उसको भौतिक ज्ञान एवं नैतिक शिक्षा प्रदान कर उसे अच्छे नागरिक बनाने की ओर उन्मुख करता है। अर्थात छात्र के जीवन निर्माण में शिक्षक एक शिल्पी की भूमिका अदा करता है। शिक्षक पर समाज के प्रति यह जिम्मेदारी होती है कि वह नौनिहालों को अच्छी शिक्षा और संस्कार प्रदान कर उसे समाज तथा राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बनाए। यद्यपि बच्चों की प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार विशेषतः माँ होती है, किंतु माँ के उपरांत बच्चे की सार्वजनिक जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। एक योग्य शिक्षक मात्र विषयगत अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल करने से नहीं, बल्कि शिक्षण के प्रति उसकी अभिरुचि तथा विधेयात्मक अभिवृत्ति के द्वारा वह आदर्श शिक्षक बनता है। अध्यापन अनुभव प्रदान करने में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्यापन अनुभवों में विद्यार्थी और
विषय सामग्री के बीच अंतर संबंध स्थापित करना उनका प्रमुख कार्य होता है। शिक्षक छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है। इन अनुभवों से विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। अतः अधिगम में विद्यार्थियों के व्यवहार में आया परिवर्तन शामिल होता है। छात्रों में उल्लेखनीय अधिगम होने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण प्रभावी हो। छात्रों में विषय सामग्री के अधिक आदान प्रदान के लिए आवश्यकता शिक्षक को उचित विधियों एवं माध्यमों के प्रयोग की होती है, क्योंकि प्रभावशाली अध्ययन वही होता है जो छात्रों को उचित एवं सफल अधिगम अनुभवों की ओर ले जाए। छात्र के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अंततः शिक्षक का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार को परिमार्जित करता है। छात्र जो कुछ सीखता है उससे उसकी समस्याओं का घनिष्ठ संबंध होता है। अतः शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो छात्र के जीवन में आने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में उसे हल करने में सार्थक बना सके। शिक्षकों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह छात्रों को प्रगतिशील शिक्षण प्रदान करे। इससे छात्रों में जनतांत्रिक मूल्यों का तथा अनुशासन का विकास होता है और उन्हें सामाजिक विकास का अवसर उपलब्ध होता है। वर्तमान समय में बालकों या छात्रों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक होती है। इस जानकारी के अभाव में ना तो शिक्षा को अधिकाधिक सुगम एवं आकर्षक बना सकते हैं और ना ही वे छात्रों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः शिक्षक को छात्रों की अभिरुचियों का सही ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को बच्चों या छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए एवं आंतरिक प्रतिभाओं को उभारने में उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं का पता चल सके। शिक्षक को एक अच्छा मनोवैज्ञानिक होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि तभी वह छात्रों की मनोदशा को समझ सकेगा और उनकी विशेष प्रतिकूल अभिवृत्तियों को दूर कर सकेगा। इसके फलस्वरूप छात्र सकारात्मक अभिवृत्तियों के साथ अपने समाज और राष्ट्र के उन्नयन में अपनी महती भूमिका को निभाने में सफल हो सकेंगे। साथियों, अब इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन
सत्य नहीं है। तो पहला है शिक्षक जन्मजात होते हैं। आपको सोचना है कि क्या जो शिक्षक हैं वो जन्मजात होते हैं, तो ये एकदम गलत है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं दोस्तों। शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है। क्या कार्य है? क्या सर्वोच्च कार्य है? और यह प्रश्न 2018 BHU BEd में पूछा गया था। पहला है छात्रों का मार्गदर्शन करना, तो ये एकदम सही हो जाएगा। शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है छात्रों का मार्गदर्शन करना। आगे है प्रश्न संख्या 3। कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, तो ये एकदम सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और यह भी 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4। विद्यार्थी अधिगम तब उत्पन्न होता है जब सक्रिय शिक्षण हो, और तो ये हो सकता है अभिभावक सक्रिय हो, ये नहीं होगा। प्राचार्य सतर्क हो, यह भी नहीं होगा। डी है विद्यार्थी को सक्रिय बना दिया जाए। सक्रिय शिक्षण हो, भले ही सक्रिय शिक्षण हो, लेकिन उससे अगर विद्यार्थी सक्रिय नहीं होते हैं या विद्यार्थियों को सक्रिय नहीं बनाया जा रहा है, तो यह सक्रिय जो शिक्षण है वो क्या होगा? किसी काम का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थी को सक्रिय बना दिया जाए। आगे है प्रश्न संख्या 5। छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा व्यवहार, स्वतंत्र चिंतन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र चिंतन, और यह भी 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6। यदि दर्शन शास्त्र को शिक्षा शास्त्र के मस्तिष्क के रूप में मान लिया जाए तो मनोविज्ञान को इसका हृदय माना जा सकता है। यह एकदम सही है दोस्तों, जो कि 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है। शिक्षक को बाल प्राकृतिक का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? शिक्षक को बाल प्रकृति का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय है, और यह भी प्रश्न 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8। यदि आपकी कक्षा के 2 विद्यार्थी एक साथ बैठने से इनकार करते हैं तो आप क्या करेंगे? उनकी सीट बदल देंगे? नहीं। उनके अभिभावकों को अवगत कराएंगे? ये भी नहीं। उनके आपस में समायोजन हेतु कुछ युक्तियां अपनाएंगे, तो उनके समायोजन हेतु क्या अपनाएंगे? कुछ युक्तियां अपनाएंगे कि बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं या किसी बात से को लेकर नाराजगी है, तो दोनों को क्या करेंगे? फिर से दोस्त बना देंगे, ताकि वे दोनों साथ में पढ़ाई कर सके और सभी विद्यार्थी अच्छे से मिलजुल कर रह सके। ये भी प्रश्न 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9।
शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। ए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये गलत, वृत्तिक दृष्टिकोण से ये भी गलत, मानवीय दृष्टिकोण से ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक धारणा से या नैतिक दृष्टिकोण से, और 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो कक्षा के आकार पर एकदम ध्यान देना चाहिए। कक्षा के आकार पर, अगर कक्षा छोटी है और बालक अधिक है तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, अच्छा से शिक्षक पढ़ा नहीं सकते हैं। शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन पर, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बालकों के वर्गीकरण पर, मतलब बालकों के क्लासिफिकेशन पर, जैसे कक्षा 10वीं के बालक कक्षा 6 में नहीं बैठ सकते हैं, या सभी अलग अलग जो वर्ग के बालक है वो एक ही कक्षा में नहीं बैठ सकते, जिससे जो शिक्षण है वो सुचारू रूप से नहीं दिया जा सकता है। तो बालकों के वर्गीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डी इसका आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगता होगा दोस्तों, आपको ज्ञानवर्धक या आपके एग्जाम में ये जरूर सहायता करेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है भैया? तो पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना। चलो देखते हैं, सभी प्रश्नों को आपको पढ़ना है और जो सबसे उपयुक्त प्रश्न लगे, जो सबसे सटीक लगे, आपको उसको चुनना है। तो ये पढ़ते हैं, बस देखते हैं। दूसरा है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, नहीं विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अनुशासनहीनता के कारणों को कठोरता से निपटाना। देखिए, आप शिक्षक हैं, आपको सकारात्मक कार्यवाही करना है। आपको किसी बालक को डराना धमकाना नहीं है। आपको उस बालक की शिकायत तुरंत नहीं कर देना है प्रधानाध्यापक से। आपको उसे दंड नहीं देना है, कठोरता से उसके सामने पेश नहीं आना है। मतलब आप उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, आप उसे प्यार से समझाएंगे, ऐसा आचरण आपको करना है। तो कठोरता से निपटाना, तो कठोरता से तो भैया नहीं निपटाएंगे। तो ये हो जाएगा पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो निश्चित रूप से बी हो जाएगा। छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना। शारीरिक दंड देना नहीं, दंड आपको देना नहीं है श्याम पट पर विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा, तो ये भी नहीं। आंसर इसका है ऑप्शन बी, छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, ताकि कक्षा में अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सके। प्रश्न संख्या 13,
व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, कुछ देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। कक्षा को छोड़ देना चाहिए नहीं। अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए नहीं, आपको सजा नहीं देना है। कक्षा में जो भी हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसे नहीं चिंता करनी चाहिए? अगर अशांति है तो पढ़ा फिर कैसे पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर है ए, 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, अपनी कक्षा के प्रभावशाली शिक्षार्थियों अर्थात विद्यार्थियों की देखभाल के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है ए, शिक्षण कार्य को धीमा रखना चाहिए नहीं। इन बालकों की विशेष देखभाल नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं। तेजी से पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 15, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि क्या चाहिए? छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। छात्रों को दंड का भय दिखाएं। आपको कोई भी दंड किसी को नहीं देना है, भय नहीं दिखाना है। भले ही आप शिक्षक बनने के बाद इसे व्यवहार में न लाएं, लेकिन आदर्श रूप में आपको क्या करना है? छात्रों से अच्छा व्यवहार करना है, उसे दंड नहीं देना है, उसको डांटना नहीं है, उसको भय नहीं दिखाना है, ये सब आपको करना है। तो ये गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि सही है तो ये सब गलत ही होगा, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुसरण करें, ये भी नहीं। मॉनिटर से कहे कि शरारती छात्रों के नाम बताए, तो ये भी नहीं। प्रश्न संख्या 16, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे नहीं। उनको शोर करने से रोकेंगे नहीं। उनसे नियमों का पालन करवाएंगे, जबरदस्ती कुछ करवाना नहीं है, तो ये भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे ताकि वे अनुशासित हो सके। प्रश्न संख्या 17 है, आपको विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें अच्छे आचरण करने के नियम से परिचित कराएंगे। तो इसका आंसर बी यही है, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित करवाएंगे। उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, गलत। उन्हें सजा देंगे, सजा वगैरह नहीं देना है। उनसे नियमों का पालन करवाएंगे। दबाव डालकर कुछ विद्यार्थियों से करवाना आपको नहीं है। आदर्श रूप में, भले व्यवहारिक रूप में आप ऐसा करें, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम सकारात्मक रूप से सकारात्मक होके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 18, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे
दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे? नहीं। उसे तुरंत सजा देंगे? नहीं। कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे? तो हाँ, ये करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिभावकों को सूचित करेंगे? नहीं। प्रश्न संख्या 19, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे? गलत। मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे? तो ये सही हो जाएगा। मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को क्या करेंगे? बताएंगे। इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? नहीं। इस पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे? नहीं। प्रश्न संख्या 20, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारिपोषित करेंगे? तो ये इसका ए सही आंसर है। समय समय पर क्या करेंगे? पारिपोषित देंगे। मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले छात्रों को दंड देंगे? नहीं। उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे? ये भी नहीं। अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21 है, यदि कुछ विद्यार्थी आपसे झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे? नहीं। कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे? ये भी नहीं करना है आपको। इन पर ध्यान नहीं देंगे? कैसे नहीं, ध्यान आपको देना पड़ेगा। उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे? तो ये डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22 है, छात्रों की विषयगत योग्यताओं को भली भांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। तो इसका आंसर हो जाएगा विचार विमर्श से हम लोग छात्रों की विषयगत योग्यताओं को भली भांति जान सकते हैं। तो 22 का आंसर है सी। आगे है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23, यदि किसी बालक की शैक्षिक उपलब्धि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है तो निम्न में से कौन सा कारण होने की संभावना अधिक है? 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। वह धन कमाने लगी है। यह संभव है कि वह धन कमाने में लगा हो, इस कारण से क्या हो रहा है, उसके शैक्षिक उपलब्धि में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। लेकिन इसमें पूछा है कि जो सबसे अधिक संभावना है शैक्षिक उपलब्धि गिरते रहने जाने की, मतलब गिरने की, तो ये हो सकता है, लेकिन ये सबसे अधिक संभावना इसकी नहीं है। वह गलत संगत में पड़ गया है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो अधिक संभावना वो इसकी नहीं है। शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, तो इसकी भी अधिक संभावना नहीं है। अधिक संभावना क्या है, तो ध्यान केंद्रण में कमी है। और ध्यान दे तो यह प्रश्न 2020 में दोस्तों पूछा गया था। प्रश्न संख्या 24, एक बच्चे के लिए निम्न कथनों में से एक को छोड़कर सभी सही है। मतलब एक को छोड़कर सभी गलत सही है, अर्थात एक इसमें गलत है। जो 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था।
माध्यमिक विद्यालयों में बड़े बच्चे छोटे बच्चों की तुलना में बीमारी के प्रति अधिमुख कम होते हैं, तो ये सही है। अधिकांश बच्चे उचित नाश्ता नहीं करते, तो ये भी सही है। बच्चे उन अध्यापकों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो दृढ़ एवं सुसंगत होते हैं, ये भी सही है। छात्राएं अपनी उम्र के छात्रों से गणित की योग्यता में अधिक होती है, तो ये गलत है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25। मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को घर भूल आता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनके लिए एक पाठ्यक्रम खरीद देंगे? नहीं। पाठ्य पुस्तक खरीद देंगे? नहीं। आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे, तो ये आप अपनी भेंट प्रति किसको दे देंगे? तो छात्र को दे देंगे। इसका आंसर है बी। आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे? डांटना, डपटना, डराना, धमकाना, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। प्रश्न संख्या 26। यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? प्राचार्य को सूचित करेंगे? नहीं, तुरंत सूचित नहीं करना है। अभिभावकों को सूचना देंगे? ये भी नहीं करेंगे। मिलजुल कर उसकी समस्या को हल करेंगे? तो मिलजुल कर क्या करेंगे? समस्या का हल करेंगे। सहशिक्षा को बंद कर देंगे? ये भी नहीं करना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26। यदि आपकी कक्षा में ये प्रश्न हो गया, इसका आंसर था सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं। वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति से आप किस प्रकार निपटेंगे? कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लगाएंगे? कोई भी आपको दंड वगैरह नहीं लगाना है। आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को भेज देंगे? ऐसा भी नहीं करना है। प्रश्न संख्या 28। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को दे देंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा बी है, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उनके माता पिता से संपर्क करेंगे? तो ये आप करेंगे। सी है, आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे? नहीं, चिंताग्रस्त आपको नहीं रहना है। अगर आप चिंताग्रस्त अगर रहेंगे तो पढ़ा फिर कैसे पाएंगे? अच्छा से नहीं पढ़ा पाएंगे अच्छा से। डी है, आप कक्षा उपस्थिति रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे? नहीं, ये आपका कोई अधिकार नहीं है काटने का। प्रश्न संख्या 29। जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो
आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित थे। आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा कि आखिर हमारे कक्षा में विद्यार्थी क्यों नहीं उपस्थित हो रहा है, जबकि दूसरे कक्षा में तो वह विद्यार्थी जा रहा है। विद्यार्थी शरारती है? नहीं, विद्यार्थी शरारती नहीं। अगर शरारती होता तो किसी भी कक्षा में वह नहीं जाता। मैं उसके साथ नम्र हूँ। अगर आप उसके साथ नम्र हैं तो वह कक्षा तो करता ही। मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, तो आपके शिक्षण में क्या है? कुछ त्रुटि है। इस कारण से बालक तो दूसरे कक्षा में जा रहा है, मतलब दूसरे शिक्षक से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, लेकिन आपके कक्षा में क्या कर रहा है? वह विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो रहा है। विद्यार्थी बुद्धिहीन है? नहीं, बुद्धिहीन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से इसका आंसर है मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। प्रश्न संख्या 30, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षकों से डरते हैं, ऐसा करना स्वाभाविक है, या विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय उनका क्या है? पथ प्रदर्शक है, इसीलिए वे यहाँ अनुशासित रहते हैं। प्रश्न संख्या 31, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दे? प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय से तलाश करो। नहीं, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो। पहले अध्यापकों से पूछना नहीं, पहले तलाश करना है, खोजना है। जब नहीं मिले तो फिर अध्यापक को पूछना है। प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ। नहीं, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो ये निर्देश देंगे हम कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए। प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करो, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 32, छात्रों के लिए दिए गए लिखित कार्य को कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांच करना चाहिए। एकदम कार्य समाप्ति के बाद तुरंत जांच उसे करना चाहिए। एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए नहीं, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए नहीं, जब समय मिले तभी जांचना चाहिए, ये भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। प्रश्न संख्या 33, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उनको समय समय पर प्रताड़ना देंगे? नहीं। उनको भाषण देंगे? ये भी नहीं। उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे? उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे ताकि वे फिर ऐसे गलत रास्तों पर ना चल सके। उनकी गलती का कारण जानेंगे? नहीं जानेंगे। केवल जानना और जान के छोड़ देना ये शिक्षक का कार्य नहीं, बल्कि उससे जानने के साथ क्या करना? उसका निराकरण भी करना, उससे दूर भी करना, और बालक को सही राह पर लाना, सही रास्ते पर लाना। प्रश्न संख्या 34, छात्रों के प्रति आपका अपना व्यवहार कैसा रखेंगे? एक तानाशाह जैसा? छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे? एक तानाशाह जैसा, एक मित्र जैसा, एक पिता जैसा, या सामान्य व्यवहार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य व्यवहार। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला अध्याय शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति को पढ़ा और उसके प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने देख लिए। साथ में उन प्रश्नों को भी देखा जो कि विगत वर्षों में BHU B.Ed के द्वारा पूछा गया था। इसके बाद हम लोग इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे जो कि है सामाजिक परिपक्वता, जो कि अगले वीडियो में वो आएगा।
धन्यवाद।